नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कृषि को समर्पित एकमात्र कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, जैसा कि आजकल देखने को मिल रहा है, जलवायु कभी नर्म तो कभी गर्म। दोपहर में जब तीखी धूप होती है, शाम होते होते तेज बारिश। तो इस मौसम में हम अपनी कृषि को किस प्रकार से बचाएं? जी हाँ, जलवायु परिवर्तन के साथ साथ हमारे खेत खलिहान भी हमसे कुछ विशेष सामयिक कार्यों की मांग करते हैं। और अब जबकि खरीफ का मौसम जाने वाला है, रबी की फसल हम अपने खेतों से लेने वाले हैं, तो जाती हुई फसल को किस प्रकार से बचाया जाए और आने वाली खेती से किस प्रकार से लाभ का सौदा साबित हो सकती है, यही सब जानेंगे आज के अंक में। तो चलिए, आज के अंक में हम बात करते हैं कि कृषि में सामयिक कार्य किस प्रकार से किए जाएं। यही सब बताने के लिए आज आपके सामने उपस्थित हैं हमारे एक विशेष अतिथि, जो कि हैं श्री BL बिलैया, संयुक्त संचालक कृषि कल्याण और कृषि विभाग से भोपाल से उपस्थित हुए हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि ये जो मौसम परिवर्तन हो रहा है, इस समय में हमारे किसान भाई अपने खेतों में कौन से सामयिक कार्य करें? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि हमारी जो फसल है, कुछ फसलें पकने को है, कुछ फसलें कटने को है, और कुछ फसलों की देखरेख की आवश्यकता है। तो खरीफ की बात कर रहे हैं हम, तो खरीफ की फसलें जो है वो सोयाबीन के हैं या उड़द के हैं, मूंग के हैं, ये फसलें कटने को है और कहीं कहीं कटाई भी चालू हो रही है। अब कटते समय हमको ध्यान देना है कि नंबर एक, फसलों को जो कटाई हो रही है वो पूरी पकी हुई फसल हो, जिसमें बीज अधपके ना रहें, पूरे पके रहें। साथ ही साथ जहां हम फसल को भंडारित करेंगे, गहाई के लिए जहां थ्रेसर वगैरह है वहां तो कोई दिक्कत नहीं, पर जहां कटाई का काम किसान स्वयं अपने इससे करते हैं, तो खलिहान वगैरह की व्यवस्था ऐसी जगह करें जहां पानी भरता ना हो। आपने पहले ही चर्चा किया है कि मौसम कभी भी बदल जाता है, कब तेज वर्षा, तो ऐसे में हमें खलिहान को भी उचित स्थान खलिहान के लिए चयन करना पड़ेगा। इसके बाद जो है वो गहाई का समय जो है उसको भी वर्षा के हिसाब से हमें तय करना पड़ेगा। साथ ही साथ कुछ फसलें जैसे कटाई, हम बता रहे हैं कि किसान जो धान अर्ली वैरायटी है वो अभी तो पकने को है, पर कहीं कहीं कटाई का भी समय आएगा, तो काटते समय भी थोड़ा सा हाथ से यदि कटाई कर रहे हैं और तो कटाई के समय जो पौधे की ऊंचाई है वो डंठल है, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा ऊंचा रहे। और काट के हम जब उसका कड़पा रखते हैं तो कड़पा भी जो बाली है वो ऊपर रहे और कड़पा का डंठल वाला स्थान नीचे रहे। ये ऐसी रो बना के चलेंगे तो पानी गिरेगा तो भी नीचे से निकल जाएगा, और हमारी जो फसल कटी वाली फसल है वो बहेगी नहीं और नुकसान भी नहीं होगा, और जैसे ही मौसम खुलता है तो वो सुरक्षित रह जाएगी। तो जहाँ फसल को काटना है वहाँ कटाई पे ध्यान दें, गहाई पे ध्यान दें, तथा भंडारण के समय भी उचित जो नमी है वो रख के ही कटाई करें। साथ ही साथ चूँकि खरीफ का सीजन है और कटाई के समय ही हमें ध्यान देना पड़ता है, तो ये भी ध्यान दें कि जो हम बीज के लिए, बिजाई के लिए रखना चाहते हैं, उसको बड़ा देख के उसमें कीड़े रोग ये वगैरह ना हो, ऐसी फसलों को अलग चिन्हित करके हम अलग जगह उसकी कटाई गहाई करके रखते हैं, तो आगे बीज के लिए भी बहुत उपयुक्त वो हो जाती है। हाँ जी सर, जो धान की फसल है, इसमें इस मौसम में देखने को मिलता है कि एकदम अचानक से बहुत ही रोग या कीट लगने की संभावनाएं होती हैं, तो उससे हमारे किसान भाई अपनी धान की फसल को किस प्रकार से बचा सकते हैं? बहुत अच्छा पूर्वा जी आपने प्रश्न किया है, क्योंकि धान हमारे प्रदेश में इसका क्षेत्र बढ़ता ही जा रहा है। और धान जो है वो कटाई की अवस्था में भी है, कहीं कहीं जो है वो गभोट मिल्किंग अवस्था में भी है, और मतलब अलग अलग अवस्थाएं में धान है। तो इसमें जो है जहाँ कीड़े की बात करते हैं हम, तो इसमें मिल्किंग स्टेज में जो दूध की अवस्था में है, तो रस चूसने वाले कीट आते हैं जो कि पूरे के पूरे मिल्क को ले लेते हैं और दाना पोछा पड़ जाता है। तो ऐसे समय हम जो है वो देखें कि कहीं तना छेदक कीट तो ना है, कहीं माहो खासकर भूरा माहो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, तो भूरा माहो तो नहीं है।
और कटाई जब हमारी फसल पक जाती है तो पकने के समय जो जहाँ पहाड़ी वाला क्षेत्र है और अन्य क्षेत्रों में भी एक बड़ा खतरनाक कीट कहें हाँ जी। और उसका नाम भी है फौजी कीट, हाँ जी। आर्मी वार्म, जी, आर्मी जो वार्म, जी। रातों रात पूरे पूरी धान फसल को खत्म कर चौपट देते हैं। जी। कर देता है। पता नहीं चलता फसल को कीड़े ने काटा है या किसान ने कटाई की है। अच्छा जी। तो ऐसे कीटों से भी फसल को सुरक्षा करने की आवश्यकता होती है। तो ये जरूर कीटों पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। खासकर स्टेम बोरर में देखते हैं हम तो कहीं कहीं बाली जो है सफ़ेद दिखती है और जब हम उसको ऊपर से बाली को खींचते हैं तो ऊपर निकल आती है। हाँ जी। कहीं कहीं इसको पूंगा भी कहते हैं कि जी। पूंगा लग गया, मतलब जो नीचे से जहाँ पोषक तत्व दानों में जाना था वो ना जाके उसको बीच से कट कर दिया है और जिससे बाली सूख गई। तो ऐसे स्टेम बोरर जहाँ है उसको भी हमको कीटनाशक दवाओं का स्प्रे करके छिड़काव करके सुरक्षा करनी देना है। चाहिए। जी, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि ये जो आजकल समय चल रहा है, मौसम है, कभी भी बारिश होने लगती है। तो जिन किसान भाइयों ने सोयाबीन की जो बोनी है वो देर से की हो, तो उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि जो अभी जो फसल है वो किस प्रकार से उनकी बचे? आपने सोयाबीन के बारे में कहा, सोयाबीन का काफ़ी क्षेत्र जो है अर्ली वेराइटी का है वो हाँ जी। कटाई में है। जी। पर कहीं कहीं हमारी जो लेट वेराइटी है और बहुत अच्छी अवस्था में है तो वहाँ देखें कहीं सफ़ेद मक्खी का असर तो नहीं है, कहीं जो है वाइट फ्लाई के अलावा स्टेम फ्लाई भी इस बार बहुत देखने को मिली है। हाँ जी। और तना में जो राटिंग है वो भी कहीं कहीं देखने को जी। मिली है। तो जी। इनको साथ ही साथ रोग हम उसमें भी देखते हैं, धान में भी जब भी हमने कीट की चर्चा की जी। तो धान में भी रोग आ जाते हैं। हाँ जी। तो रोग में अभी जो ब्लास्ट है, स्मट है, कहीं कहीं जो दाने हैं वो हल्दी के रंग के हो जाते हैं और फिर जी। फूट जाते हैं और जी। वो तो ये स्मट है। इन रोग भी धान में लग सकते हैं और सोयाबीन में कीट बताए हैं, क्योंकि अब सोयाबीन को ज़्यादा समय नहीं है, 15-20 दिन में पूरी कटाई हो जाएगी। जी। तो इनकी देख रेख की आवश्यकता है। जहाँ भी इस प्रकार के रोग देखें तो कीटनाशक दवाओं का प्रयोग जो है कर सकते हैं, डाल सकते हैं। इमिडाक्लोप्रिड या किसानों को हम तो ये कहते हैं कि आप जाके ये बताओ भैया रस चूसने वाला कीट है तो रस चूसने वाली दवा कीटनाशक दो, खाने वाला कीट है तो खाने वाले कीट के लिए उपचार कर दो, क्योंकि सभी कीटों के लिए अलग अलग दवाएं होती है। तो एक दवा लेकर ना जाएं। जहाँ जिस प्रकार का कीट है वो कीट के लक्षण बताते हुए दवा लेंगे तो निश्चित है कि हमारी फसल है वो सुरक्षित रहेगी। रहेगी। जी जी सर, ये तो आपने अभी जो हमारे खेतों में खरीफ की फसल खड़ी हुई है, सोयाबीन है, धान है, इसके विषय में बात करी। लेकिन जो किसान भाई आगे आने वाली रबी की फसल है, तो क्या ये जो हमारी फसल कटने वाली है इसके साथ साथ रबी की तैयारियां भी कुछ कर सकते हैं और वो किस प्रकार से करेंगे? बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया है, जी। क्योंकि हमारा जो प्रदेश कहें तो मक्का भी काफ़ी क्षेत्र में होता है और मक्का बिल्कुल। की कटाई हो गई है। जी। जहाँ मक्का की कटाई हो जाती है वहाँ पे राई, सरसों, तोरिया, मटर, हाँ जी। ये जो जल्दी पकने वाली किस्में हैं, फसल है, इनको बोते हैं और इनके बोने के बाद गेहूं की फसल भी ले लेते हैं। ठीक। तो जहाँ मक्का की कटाई हो गई है, मक्का जो पक गया है, वह तत्काल जो है वो जुताई अच्छी करें, क्योंकि मॉइस्चर है खेत में और वो मॉइस्चर को हमें अगली फसल तक बगैर सिंचाई दिए यदि एक फसल और लेना है, जैसे मैंने नाम बताया उन फसलों का, तो निश्चित है कि उसकी हम जुताई करें। जुताई जो है करके मॉइस्चर को बताएं और उसके बाद जो है थोड़ा सा तापमान, अभी थोड़ा तापमान ज़्यादा है, हाँ जी। जैसे ही तापमान 18 से 22 के लगभग 25 के लगभग रहता है तब हम इन फसलों की बोनी कर सकते हैं। जी। रबी की जो मुख्य फसलें हैं जिनसे कि किसान भाई अत्यधिक लाभ ले सकते हैं, उन फसलों के बारे में अगर आप बताएं, उनके नाम बताएं। रबी में देखें सबसे ज़्यादा क्षेत्र हमारा है नंबर 1 गेहूँ आता गेहूं का है। है जी। और गेहूँ जो है इसकी बोनी 15 अक्टूबर से हमारे यहाँ पहला जो सप्ताह है दिसंबर का जी। वहाँ तक, मतलब सबसे लंबा पीरियड बोनी का
गेहूं का चलता है। हाँ जी। और इसकी बोनी जो है वो अलग अलग, मतलब गेहूं तो है पर इसकी किस्में जो है वो बहुत अलग अलग किस्में होती है, जल्दी पकने वाली, मध्यम और लेट। हाँ जी। और पानी के हिसाब से देखें तो सिंचित, असिंचित, असिंचित। जी। अर्ध सिंचित, इस प्रकार की किस्मों को हम चयन करके पानी के हिसाब से बोनी करते हैं। जी। दूसरी फसल पे आए हम दलहनी में, तो गेहूं के बाद चना का एरिया है। चना का भी जैसे वर्षा जल्दी चली जाती है जी। और वाटर बॉडीज़ में पानी कम रहते हैं तो चना को ज़्यादा किसान पसंद करते हैं। परंतु वर्षा लगातार लंबी अक्टूबर तक, जैसे पिछले साल देखें हम तो अक्टूबर तक वर्षा हुई थी, तो चना का एरिया भी गेहूं में बदल गया था। हाँ जी। तो ये चना का है। फिर राई, सरसों, मसूर, बटर, बटरी, ये अलग अलग, त्योड़ा, ये भी हमारे यहाँ होती है पर इनका क्षेत्र जो है वो कम है। सबसे मुख्य फसलें आती है तो गेहूं चना गेहूं है की आती है, जी। बिल्कुल ठीक। अब जैसे कि हमने किसान भाइयों को बता दिया है कि उन्हें कौन कौन सी फसल लेनी है, लेकिन ये भी अगर आप उन्हें बता दें कि उन्नत बीज उन्हें कहाँ से प्राप्त होंगे। बहुत अच्छा प्रश्न आपने बताया है, क्योंकि किसान जो है बीज के लिए चिंतित रहता बिल्कुल। है और उसकी चिंता आपके क्वेश्चन के माध्यम से, आपके प्रश्न के माध्यम से उत्तर उन तक पहुंचता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात रहेगी। हम बीज की व्यवस्था विभिन्न माध्यमों से करते हैं। पहला माध्यम है हमारा, यदि किसान आत्मनिर्भर बनना चाहता है, गांव को आत्मनिर्भर कराना चाहता है, तो फाउंडेशन सीड यदि लेना चाहे, आधार बीज लेना चाहे, तो हमारे प्रक्षेत्र हैं और हर ज़िले में एक दो प्रक्षेत्र हैं। तो प्रक्षेत्रों में हम ब्रीडर से फाउंडेशन आधार बीज ले उगाते हैं और वो किसानों तक पहुंचाते हैं। तो यदि किसान जो है आधार बीज लेना चाहता है तो वो हमारे प्रक्षेत्रों से ले सकता है। उसके बाद जो है प्रमाणित बीज आते हैं, तो हम विभिन्न संस्थाएं हैं, जैसे एनएससी है, हाँ जी। बीज निगम है जी। और बीज उत्पादक समितियां हैं। इसके अलावा यदि कोई नई किस्म किसान की आवश्यकता है और वो मांगता है तो हम उनको केवीके के माध्यम से, रिसर्च अनुसंधान केंद्र है जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय के, उनके माध्यम से भी किसानों तक बीज पहुंचाने का काम करते हैं। पर जहां वो ब्रीडर की बीज आवश्यकता महसूस करते हैं या लेना चाहते हैं या आधार बीज लेना चाहते हैं तो इनकी मात्रा कम रहती है। पहले से ही किसान को अभी से ही अपनी मांग देनी पड़ेगी तो हम उसको समय पे बीज उपलब्ध करा पाएंगे। जी। प्रमाणित बीज में हम और जाएं तो बीज समितियां जो है वो समितियां, सोसाइटियां गांव तक है, समितियां, सहकारी समितियां हैं, ठीक। उन समितियों के माध्यम से भी भंडारण का काम करते हैं। साथ ही साथ जो बीज उत्पादन करते हैं, चाहे बीज निगम हो, एनएससी हो या हमारा हो, उनको भी कहते हैं कि अपने सेंटर से भी कम 20 से 30% बीज किसान तक पहुँचे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। एफसीआईएल के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, एचएफसीएल की बरौनी इकाई और बीवीएफसीएल की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता।
जी सर, चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि किस प्रकार से जो बीज की तैयारी है, बीजोपचार के लिए क्या व्यवस्थाएं करनी चाहिए, किसान भाइयों को पानी की व्यवस्था किस प्रकार से करनी चाहिए? किसान बंधु, जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि मौसम बदलता जाता है और ऐसे मौसम जब बदलता है तो तरह तरह के कीड़े, बीमारी बोने से लेकर कटाई तक आते रहते हैं। तो इनकी सुरक्षा एक बीजोपचार महत्वपूर्ण कड़ी है। हाँ जी। और वो बीज बोने के समय की जाती है। तो बीजोपचार जो है, हम बताते हैं कि बीजोपचार जो है वो फंजीसाइड, बैक्टीरियासाइड, इनके साइड से करें। साथ हाँ ही जी। साथ जो बीजोपचार हम कल्चर बताते हैं, राइजोबियम कल्चर, पीएसबी कल्चर, या अनाज वाली फसल है तो एजेक्टोबैक्टर, इन कल्चरों से हम यदि बीजों को उपचारित करते हैं तो निश्चित है कि पौधा सुरक्षित रहता ही है। साथ ही साथ जो हम पोषक तत्व अन्य साधनों से देते हैं वो इन कल्चरों के माध्यम से मिल जाता है। हाँ जी। और उत्पादन पे असर पड़ता है। जी। पानी बचाएं, जगह जगह जहाँ जहाँ पानी का साधन है तो छोटी छोटी तकनीकें हैं। बोरी बंधान हमारे यहाँ कई सालों से चल ही रहा है। बोरी बंधान कुछ नहीं, बोरी रखना और बीच में मिट्टी डाल देना, आड़ा लगाना, जहाँ काली मिट्टी डाल देते हैं 2 बोरियों के बीच में, तो पानी वहीं का वहीं रह रुक जाता जाता है। है। और पहला पानी हम यदि एक पानी या पलेवा के रूप में खेत की तैयारी करने में दिक्कत हो रही हो तो इस प्रकार बहते हुए पानी को रोककर जहाँ अच्छी खेती कर सकते हैं। रवि जी जी सर, आप ये बताएं किसान भाइयों को कि ये तो हमने बीजों के जो बीजोपचार की बात करी, लेकिन बीजों का चयन किस प्रकार से करना चाहिए, फसलों का चयन किस प्रकार से करें हमारे बहुत किसान बहुत सबसे बढ़िया जो है क्वेश्चन यही है कि हम बोते समय ध्यान दें। जी। बोते समय ये ध्यान दें कि हमारे पास पानी के कितने साधन है। क्या हाँ हम जी। 1 पानी दे पाएंगे, 2 पानी दे पाएंगे, 3 पानी दे पाएंगे, या पानी केवल पलेवा तक ही सीमित है। तो इस प्रकार हम यदि पहले से देख लें पानी, उस आधार पे सिंचित, असिंचित और को चयन करें। और उसके बाद फिर नाम जी। कि कौन सी किस्म, उसमें भी यदि हम असिंचित जाएंगे तो बहुत सारी पुरानी किस्मों को देखते हाँ जी, हैं। जी। तो सुजाता वगैरह गेहूं की जो है बहुत पुरानी है, जी। उनका सब्स्टिट्यूट आ गया है। तो कहें सुजाता की जगह जो नई किस्म आई है अच्छा जी। वो 10 साल के अंदर की किस्म है, वो करके आप मांगेंगे तो निश्चित है कि हमारे बीजों और फसलों का चयन में ये होगा। साथ ही साथ बोने का, यदि धान है तो धान के बाद जो गेहूं चना बोते हैं तो वो लेट और मध्यम वाले ही रहते हैं। हाँ जी। पर जहाँ सोयाबीन अभी कट रहा है वहाँ जहाँ बोनी होती है तो वो असिंचित भी हो सकती है, सिंचित भी हो सकती है, अर्धसिंचित भी हो जाती है। तो इस प्रकार हम पानी को देख के, जमीन को देख के और बोनी का समय को देखकर ही किस्मों का चयन करें, ताकि पिछली बार बहुत अच्छा उत्पादन हुआ है। हाँ जी। इस बार भी मौसम साथ दे रहा है, पानी पर्याप्त बिल्कुल, है, बिल्कुल। रबी हमारी अच्छी हो, जी। इसके और लिए हम ऐसी फिर से कृषि कर्मण अवार्ड हमारे जो विजेता कहलाएं, फिर से हमारा जो मध्य प्रदेश है वो नंबर 1 पर आए। सर, आप आए हमारे स्टूडियो में और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। किसान भाइयों, आज आपने जाना कि किस प्रकार से जाते हुए खरीफ और आने वाली रबी की तैयारियां की जाएं। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक नजर कृषि से जुड़े आज के मुख्य समाचारों पर। प्राकृतिक खेती पर 2 दिवसीय परामर्श, रबी के लिए 2.5 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का भंडारण, रबी में सरसों की खेती, मटर से कमाएं लाभ और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। और चलिए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। किसानों के कल्याण, उपभोक्ता स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और पोषण को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक खेती के कई सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरण संबंधी फायदे का लाभ उठाने के लिए नीति आयोग ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के परामर्श का आयोजन किया। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग के प्रयासों की सराहना की गई।
किसानों को खाद एवं उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए प्रदेश भर की सहकारी समितियों में अब तक 2,50,899 मीट्रिक टन उर्वरकों का अग्रिम भंडारण किया जा चुका है। रबी सीजन 2020-21 हेतु खाद एवं उर्वरकों की अग्रिम भंडारण योजना में समितिवार कार्यक्रम बनाकर जिला विपणन अधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि रैक पॉइंट से FOR खाद समितियों को उपलब्ध हो सके। खाद प्राप्त होने पर POS मशीन से प्राप्ति सूचना समितियों के माध्यम से तत्काल कराने और POS मशीन के माध्यम से खाद का विक्रय तत्समय दर्ज किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। स्मरण रहे कि प्रदेश के किसानों को हर वर्ष रबी सीजन के लिए 2.5 लाख मीट्रिक टन से अधिक उर्वरक का अग्रिम भंडारण कर लिया गया है। इस रबी में किसान भाई सरसों की फसल लेकर अच्छा लाभ ले सकते हैं। रबी 2021 में सरसों का समर्थन मूल्य 4650 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। सरसों की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। भूमि का pH मान 7-8 रहना चाहिए। सरसों की खेती के लिए भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिसके लिए खरीफ में ली गई फसल की कटाई के बाद एक गहरी जुताई करनी चाहिए तथा इसके बाद कल्टीवेटर या रोटावेटर से जुताई कर मिट्टी को भुरभुरा बना लेना चाहिए। सरसों की उन्नत किस्मों में वरदान, वरुणा T59, पूसा बोल्ड, पूसा जय किसान, वसुंधरा RH 9304, अरावली RN 393, लक्ष्मी, स्वर्ण ज्योति, आशीर्वाद, कृष्णा, क्रांति, जवाहर 1 आदि प्रमुख हैं। सरसों की फसल के लिए प्रति हेक्टेयर 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। सरसों की बुआई 15 अक्टूबर तक कर देनी चाहिए। बुआई के 3 से 4 सप्ताह पहले 10 से 15 टन सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में डालकर खेत की तैयारी करनी चाहिए। राई व सरसों की सिंचित फसल में 80 किलोग्राम नत्रजन, 30 से 40 किलोग्राम स्फुर व 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर प्रयोग करना चाहिए। फसल में 2 सिंचाई की आवश्यकता होती है। प्रथम सिंचाई बुआई के 30 से 40 दिन बाद तथा दूसरी सिंचाई 70 से 80 दिन की अवस्था में करनी चाहिए। किस्म के अनुसार सरसों की फसल 120 से 150 दिन में पककर तैयार हो जाती है। असिंचित फसल में उपज 10 से 12 क्विंटल तथा सिंचित फसल से 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है। हरी मटर भारत में सबसे लोकप्रिय सब्जियों में से एक है। ये बहुत ही पौष्टिक होती है। इसमें पाचक प्रोटीन प्रचुर मात्रा में 7.2 ग्राम प्रति 100 ग्राम रहता है। साथ ही इसमें शर्करा 7.2 ग्राम, विटामिन सी 9 मिलीग्राम तथा फास्फोरस 139 मिलीग्राम भी रहता है। ये शीत ऋतु की फसल है एवं ठंडे मौसम में अच्छा उत्पादन देती है। अंकुरण के लिए 22 डिग्री सेल्सियस तापक्रम की आवश्यकता होती है। सितंबर के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर में बोनी करना चाहिए। शीघ्र पकने वाली किस्मों के लिए 100 से 120 किलोग्राम एवं मध्यम व देर से पकने वाली किस्मों के लिए 80 से 90 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। बीजोपचार कर शीघ्र तैयार होने वाली किस्म के लिए पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर एवं पौध से पौध की दूरी 5 से 6 सेंटीमीटर रखें। और किसान भाइयों, अब आपके लिए कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। किसान भाई कपास एवं धान की देखरेख करें। खरीफ फसलों की कटाई के बाद खेत में अवशेषों को एकत्रित कर जैविक खाद बनाएं। खाली खेतों को रबी के लिए तैयार करें। सब्जी फसलों में कीटों की रोकथाम करें। मक्के के भुट्टे समय पर निकालें तथा बीज के लिए मक्का रखें। सिंचित अगेती, मटर व आलू की बोनी करें। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।